हेलो एवरीवन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मैं कौन हूं आपको पता है, सर कौन है आपको पता है। सवाल पे बात करते हैं सीधा। अ स्मॉल पक, ये सर पक क्या होता है? पग मतलब छोटा सा पार्टिकल मान लें ऐसा। ऐसा आप जैसे आपको अगर इसका लिटरल मीनिंग पता है तो बता सकते ऐसे मुझे लिटरल मीनिंग नहीं पता, पर मुझे मेरे दिमाग में क्यूबॉइडल छोटा सा एक चीज आती है। पक जनरली गेम्स खेलने में यूज करते हैं। हैं। ओके ओके। अ स्मॉल पक स्लाइड्स अलोंग अ हेलिकल ग्रूव। हेलिकल पाथ आपको पता है कैसा होता है। एक स्प्रिंग को अगर आप खींच के ऐसे लंबा कर दो तो सर वो गोल भी घूमता है, और वो जो है नीचे की तरफ, जैसे जो एक्सिस की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता रहता है। ठीक है। एन इंक्लिनेशन एंगल अल्फा, तो किसी भी जगह पर सर आप स्लोप देखोगे उसकी तो अल्फा आपको नजर आएगी टू दी हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली, एंड रेडियस आर। अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, द एक्सिस ऑफ द ग्रूव इज वर्टिकल, जैसा कि आप देख ही पा रहे, तो स्प्रिंग को अपने ऐसे जो है वर्टिकल दिशा में अपन ने रखा हुआ है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द पक एंड द ग्रूव। ओके, तो जब ये हेलिकल पाथ में नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको भी दिख रहा है कि अच्छा बहुत वो ट्रांसलेटेड है, तो इसने सीधे सीधे रेडियस आर और कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो शायद वो उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। मुद्दा समझ में आ गया कि ये हेलिकल ग्रूव में एक पग जो है वो घूमता हुआ नीचे गिरता हुआ आ रहा है, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका जो प्रोजेक्टेड सर्कल है, यानी कि वैसे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इस पाथ में चल रहा है, पर ऊपर से लाइट मारे तो जो प्रोजेक्टेड सर्कल है उसकी रेडियस आर दे रखी है। यहाँ पे बनाया भी हुआ है, प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस आर दे रखी है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दे रखा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दे रखा है। तो ये नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है सर। तो दो बातें, जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आते ही हमें बात समझ में आ रही है कि ये नीचे नेट फोर्स जीरो नहीं, क्योंकि सर घूम रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं कहेंगे। ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो घूम रहा है तो कहीं कहेंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एन होगा, और वेलोसिटी के तो अपोजिट लग रहा होगा। बिल्कुल सही। म्यू एन जो है वो वेलोसिटी स्लाइडिंग जिधर हो रही है उसके यहाँ स्लिप कर रहा है तो इसके अपोजिट लग रहा होगा। ये बात क्लियर है। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा। द ओनली एम्बिग्यूटी हियर इज द नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज अगर आपके किसी भी पाथ में यहाँ पे कोई बीट फंसी हुई है, पक हो या बीट हो मुझे नहीं पता, वो कांटेक्ट होना चाहिए। तो नॉर्मल कैन बी इन एनी डैम डायरेक्शन। नॉर्मल कैन बी इन एनी डैम डायरेक्शन। नॉर्मल की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मल की दिशा हमें क्लियर कट नहीं पता, वो 3 डायमेंशन में कहीं लग रही होगी। बट वन थिंग आई एम श्योर कि किसी भी समय इसकी जो टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स नेम इज नॉर्मल। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सर हमें सीखने को मिलती है वो ये होती है कि जो न्यूटन्स लॉ होता है वो इंस्टेंटेनियस चीज होती है। तो इसका मतलब है हमें जब भी सवालों में फ्रिक्शन फोर्स इसकी बात हो तो हम जनरल जगह ना जाकर उसके मोशन पे एनालाइज ना करके किसी इंस्टेंट पर उसको एनालाइज करना चाहिए। हमेशा ये एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें किसी इंस्टेंट पे उसको एनालाइज करें। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे एनालाइज करूं तो मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, इसी प्लेन में मान लिया सर है ये पार्ट, ये छोटा सा बीड का पार्ट है। यहां पर आपकी बीड फंसी हुई है। लेट्स से यहां पर आपकी ये बीड है, ये बीड है आपकी। ठीक है सर। कंफ्यूजन के लिए बीट मान के चल रहे हैं हम, पक और बीट पे सेम ही आने वाला है। पक एक्चुअली क्या है, जैसे मैं आपको वैसे बताता हूँ, जैसे कि आप कभी गोवा गए हो तो क्यूबॉइड से होते हैं, मोतियों की माला पहनाते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, पर उनमें छेद होता है डाइस जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। पर अंदर तो छेद ही है, अंदर तो ग्रूव में फंसाने के लिए सिलेंड्रिकल है, तो बाहर का शेप उसका क्यूबॉइडल हो, बाहर का शेप उसका स्फेरिकल हो, बाहर का शेप उसका कुछ भी हो, तो बीड ही है। बीड ही है। तो एट द एंड बीड है। तो बीड है सर, तो ये इधर की तरफ इस मूवमेंट पे सर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, दैट इज फॉर श्योर। और ये जो बीड है, ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल अल्फा है सर। ठीक है। अब इसमें एक बात क्लियर है कि इसमें एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है, इसको मैं डबल लाइन से, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने सिंगल लाइन से तो मोटा कर दिया, ये हो गया म्यू एन। एन नहीं पता मुझे अभी, और एक पक्के से पता है कि सर mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब अगर आप देखें तो आपको हेलिकल पाथ में पता है कि जो v cos अल्फा है वो उसको एक इनर सर्कल में ऐसे घुमा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और v sin अल्फा इसको नीचे ला रहा होगा। कुल मिला के घूम भी रहा है, एट द सेम टाइम उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चाहिए। वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? v cos अल्फा। v cos अल्फा के कारण वेलोसिटी इसको सर्कल में घुमा रही होगी, v sin अल्फा इसको डाउनवर्ड लेके आ रही होगी। मैं इसको वापस से हटा देता हूं। ठीक है। अब आई बात सर नॉर्मल की। नॉर्मल किधर लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये पता कि नॉर्मल इस लाइन के तो परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, लेकिन वो अंदर भी लग सकता है, बाहर भी लग सकता है, उसके भी तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या किया कि अब हमें पॉसिबिलिटी नहीं पता, तो हम इसके दो पॉसिबिलिटी, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं सर, एक मान लेते हैं नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है सर, एन वाई मान लेते हैं सर। ठीक है। और एक अंदर की तरफ नॉर्मल मान लेते हैं एन एक्स।
ठीक है, ये हमने जो प्लेन माना है NY और NX वाला, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही है सर। ये और अंदर ऐसा वही प्लेन है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट जो मानने थे वो दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने मान लिए। ठीक है, अब एक बात समझिए सर, जब ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो उसके पास अंदर की तरफ उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन चाहिए। मैंने फ्रिक्शन से कहा, उसने कहा मैं तो इसी प्लेन में हूं। मैंने mg से कहा, उसने कहा मैं तो इसी प्लेन में हूं। तो यानी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, नहीं दोनों कह रहे हैं कि हम तो नहीं दे पाएंगे भैया। तो मैंने कहा कौन देगा, फिर मैंने NX के पास NY से पूछा, उसने कहा मैं भी इसी प्लेन में हूं, तो यानी NX ही दे पाएगा। तो एक इक्वेशन बहुत क्लियर हो गई कि NX इज इक्वल टू mv cos अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r, यानी NX तो हमें मिल गया सर। बहुत ही बढ़िया। NX तो बहुत आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा देखना है, विजुलाइज करना है, सवाल में समझ में आना चाहिए। NX हमारा इसके बराबर हो गया। ठीक है। अब सर, अब NX इसके बराबर हो गया। अब इस प्लेन में अगर आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं अभी मैंने पोलर कोऑर्डिनेट से NX जो है वो अपनी दिशा बदल रहा होगा। बिल्कुल सही है। अब मैं इस प्लेन में अगर देखूं, मान लीजिए कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन में देखूं, तो ये सर इसकी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिक्स्ड है इसका सर, इस प्लेन के मोशन को एनालाइज करें। और वर्टिकली जो नीचे आ रहा है सर्कल में तो एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल में तो है एक्सेलरेशन, पर अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से इधर चुपचाप चला आ रहा है। बिल्कुल, अगर कांस्टेंट स्पीड से इधर चुपचाप चला आ रहा है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि म्यू इनटू एन की वैल्यू जो होगी वो mg sin अल्फा के बराबर होगी सर। बिल्कुल, म्यू इनटू एन की वैल्यू mg sin अल्फा के बराबर होगी। पर n ये nx ny नहीं है, ये n क्या है, अंडर रूट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, बिकॉज़ नॉर्मल कितना है वही म्यू डिसाइड करेगा। तो ये सवाल बहुत ही घटिया हो गया। तो म्यू n हमारे पास इतना हो गया सर। अब इस दिशा में फोर्स बैलेंस होने चाहिए। हाँ। तो इस दिशा में हमने सीधे सीधे क्या कहा कि ny की वैल्यू हमारे पास mg cos अल्फा है सर। ny की वैल्यू mg cos अल्फा, अगर ny पता है nx पता है, दोनों ही दिए हुए हैं, तो n आ जाएगा। तो n हमें पता है कि n इज नथिंग बट अंडर रूट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो अगर अंडर रूट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर n की वैल्यू पता चल गई, तो n की वैल्यू पता चल गई, तो इस इक्वेशन में डालकर mu की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया। mg sin अल्फा डिवाइड बाई n इज द आंसर। और n हमें पता है क्योंकि सारी चीज लिखा हुआ है, तो वी कैन डेफिनेटली गेट द आंसर। इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर इसको इसलिए मैं इसमें सवाल में इसलिए कर रहा था, इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो इसमें पूछ दिया गया होता सर, इस समय अगर पूछ दिया गया होता कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, प्रोजेक्टेड सर्कल का रेडियस तो r है, प्रोजेक्टेड सर्कल का रेडियस r है, और अगर पूछ दिया गया होता रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इस समय ये पूछ दिया गया होता, तो हम यहाँ पे इस सवाल को कैसे सवाल सॉल्व करते हैं? अगर वेलोसिटी इसकी जब भी मेरे दिमाग में रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है तो मैं सोचता हूँ v परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय r कैसे कुछ मिल जाए। जी जी, इस फॉर्म का। जी जी, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसमें सर इतने सारे फोर्स हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो आप इस सवाल को अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सर अगर हमें ये पता है कि इसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, अभी ग्राउंड से अगर हम देखें तो ये इसके पास से भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है और नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ अंदर की तरफ होगा, जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, जो nx हमने बताया था। तो मैं अगले पेज पे आ जाता हूं सर, अगले पेज पे आ जाता हूं। तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इस वक्त इधर की तरफ है सर v, ठीक है, इधर की तरफ v है, और इसका एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ है वो फिक्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें पता है v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई r है सर। ठीक है, अब चाहे मैं कहीं से भी देखूं तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो सर इतना ही होने वाला है। बिल्कुल इतना ही होने वाला है। नेट फोर्स चाहे कोई भी देखे, नेट फोर्स चाहे म्यू लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा हो, mg लग रहा हो, नेट फोर्स इतना ही होने वाला है। और नेट फोर्स सर अंदर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी। और क्या अब हमें ये पता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया स्मॉल r है इस वक्त। ऑब्वियसली स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, पर स्मॉल आर सिंबल ले लिया, स्मॉल आर है। तो हमें इस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं असली वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास यही है, तो यानी कि हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय mr, मास का भाग दे दिया फोर्स से, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इसमें r की वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग आती है, वो आ गई r सेक स्क्वायर अल्फा, r सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि इसका रेडियस ऑफ, अगर हमें किसी भी समय अगर कोई हेलिकल पाथ में चल रहा है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से अगर अल्फा बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस है, या एक्सिस से अगर अल्फा बना रहा है, अगर एक्सिस से अल्फा बना रहा है तो कोसेक स्क्वायर अल्फा आता। अगर हमने हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाते हुए देखा है तो इसका जो ये एंगल आ रहा है r इक्वल टू r सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टेड सर्कल और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ
वो हमेशा बड़ी होगी, और किस फॉर्मूले से बड़ी होगी? r sec स्क्वायर अल्फा। द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हेलिकल पाथ के सवाल आते हैं, उसमें दो सवाल आ सकते हैं कि प्रोजेक्टेड सर्कल का रेडियस बताइए, वो तो सबको आसान है, याद होता है। पूछता रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, तो हमेशा याद रखना है कि वो उसका सेक स्क्वायर अल्फा या कोसेक स्क्वायर अल्फा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा अल्फा ले रहे हैं उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अगर आपको समझ में आया, बहुत आसान सवाल था, पर हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बेसिक बात समझ में आई, और साथ ही साथ एफबीडी बनाने में डरना नहीं है। नॉर्मल हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब बीट किसी वायर में फंसी होगी तो उसका नॉर्मल की दिशा इमीडिएटली मत डिसाइड कर लीजिएगा, कि नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल हैज अ पॉसिबिलिटी, वो कहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल सर्कुलर, मतलब एक प्लेन खुल जाएगा, उस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। नॉर्मल इज एडजस्टिंग फॉर, एक्चुअली नॉर्मल के साथ एक कंफ्यूजन और दूर करता है। नॉर्मल के साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिएक्शन यूज करते हैं। इसलिए अब बात है कि सर वो नॉर्मल को रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? भाई बेवकूफ तो आप है नहीं कि आपने नॉर्मल के साथ हम ये लिखवाते हैं कि साइमल्टेनियसली एक्ट होता है। हाँ, नहीं नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एमजी वाले बात नहीं, मैं कहना चाहता हूं सर कि नॉर्मल के साथ हमने ये वर्ड रिएक्शन एसोसिएट क्यों किया है। जब हम जिन्होंने एसोसिएट पढ़ाया था, उनको ये पता है कि एमजी का रिएक्शन तो नहीं है, उनको पता है एमजी का रिएक्शन तो एमजी है, पर व्हाई द हेल दे हैव गिवन दिस नेम नॉर्मल रिएक्शन? इसका नाम में नॉर्मल के साथ उन्होंने क्यों, वो थोड़ी 11वीं के या घटिया लोगों के मास्टर या फिर 11वीं के बच्चे की उनको पता नहीं कि क्या मतलब होता है कि एमजी का रिएक्शन नॉर्मल ही है, तो उनको तो पता ही था, उनको तो पता, पर उन्होंने नॉर्मल से रिएक्शन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि रिएक्शन वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है सर, नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो उतना लगता है जितने, यानी कि आप अगर प्रेस करोगे मुझे, आपको अगर मैं कंधे पे ऐसे हाथ मारूं तो नॉर्मल की वैल्यू बदलेगी। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल चेंज अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्शन। इट इज कॉल्ड रिएक्शन। इट इज नॉट द रिएक्शन वर्ड यूज्ड इन एक्शन रिएक्शन पेयर, बट इट इज अ रिएक्शन बिकॉज इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट्स वैल्यू एज वेल एज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन वेरी। इसकी वैल्यू और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन वेरी, वो जितनी जरूरत होगी। जैसे फ्रिक्शन को हम लोग, फ्रिक्शन में हम सब चिल्ला के बोलते हैं इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, जितना चाहो उतना लगता है। अरे भाई नॉर्मल भी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सारे के सारे सेल्फ एडजस्टिंग है। उनकी एक लिमिटेशन है कि भैया नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा, टेंशन लॉन्ग द स्ट्रिंग लगेगा, फ्रिक्शन एनीवेयर इन द प्लेन लगेगा, पर वो है सारे के सारे सेल्फ एडजस्टिंग। ये नहीं कि इसलिए ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ एनीथिंग। दिस इज लिटरली रिएक्शन व्हाट वी कॉमन पीपल थिंक, बिकॉज ये कुछ होता है तब ये ऐसा वैल्यू बदलते हैं। इट इज लिटरली रिएक्शन, इट इज नॉट द एक्शन रिएक्शन एज थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन नहीं, इट इज लिटरली अ रिएक्शन बिकॉज इट रिएक्ट। जैसे अगर मैं इस जगह पे ब्लॉक रखा उसको प्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली यू नो नॉर्मल चेंज, इफ आई प्रेस हियर देन नॉर्मल विल चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मल अपनी पोजीशन वैल्यू सब बदल सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।